हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में है या 12th में उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है। भाई निबंध तो सभी लिखते हैं और ये एक ऐसा मौका होता है जहां पे टीचर को आपके नंबर काटने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मैं हर एक तमाम टीचर के जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनके हाथों से ये मौका छीन लूंगा। यानी कि वो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं काट सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जैसा कि आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इस ट्रिक से आप अपने निबंध को लिख कर आओगे, आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो भी अगर आपकी लिखी हुई कॉपी जिस भी एग्जामिनर के पास या टीचर के पास जाती है, अगर उसका दिल पत्थर का होगा भी तो भी पिघल जाएगा और वो पूरा का पूरा नंबर आपको नंबरों की बारिश कर देगा। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो या चाहे जिस भी क्लास में हो, आपको निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कर सकते हैं निबंध लेखन में। और मैं आपको बताते चलूं कि जो तरीका बताने वाला, जो ट्रिक बताने वाला हूं, टॉपर ऐसे लिखते हुए आते हैं और मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं, ऐसे बच्चे लिखते हैं। जो कि अलग तरीका क्या है, जो टॉपर ने इस बार लिखा था, सबसे जीनियस तरीका क्या है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। ठीक है, और जो ट्रिक बताऊंगा ऐसे लिखने पर आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे, कोई भी टीचर हो। प्यार बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि लिखना कैसे है। यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, और इस पेपर में देखो कैसे पूछा गया है। ये देखो, ये पूछा गया कि बेरोजगारी समस्या और समाधान, यानी कि ये 30 नंबर के अंतर्गत आता है। किसी में 7 नंबर का आता है, किसी में 9 नंबर का आता है, कितने भी नंबर का है, लेकिन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। सबसे पहला चीज आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, आप ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से ऊपर निबंध लेखन लिखोगे। ठीक है, जैसे हम निबंध लेखन लिख रहे तो निबंध लेखन लिखेंगे, पत्र लेखन लिख रहे तो पत्र लेखन लिखेंगे, लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो लेखक जीवन परिचय लिखेंगे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं निबंध लिख रहा हूं तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, निबंध लेखन। इसके बाद ये किस प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत आता है, ये चीजें डालना है, क्योंकि एग्जामिनर को फ्रंट पेज वाले पे चढ़ाना होता है कि इसने प्रश्नोत्तर संख्या 30 में कितने नंबर पाया। तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 डालना है और एक लाइन छोड़ना है। और एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जो भी टाइटल आपके पेपर में दिया गया उस टाइटल को यहाँ पे ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से लिख सकते हो। लिखने के बाद इस तरह से एक डबल पाइस के नीचे स्केल से खींच देना है। अब देखिए यहाँ पे किया क्या गया है। अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का एक जरिया हो गया। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में और ब्लैक पेन और बीच में लिखा गया है। ठीक है, खुशियों का हल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। ऐसे कोटेशन लिख दो। ये कोटेशन इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। मैं बोर्ड एग्जाम की तमाम कॉपी चेक करता हूं जिसमें बच्चे हिंदी की कॉपी में इंग्लिश के कोटेशन डाल देते हैं ऐसे निबंध राइटिंग में। ठीक है, तो इसलिए आप भी डालोगे तो 4 चांद आपके कॉपी में लग जाएंगे। तो ये चीजें ब्लैक के पेन से होना चाहिए और इस तरह से इन्वर्टेड कामा में होना चाहिए। इसके बाद सबसे मेन चीज जो होती है, इसकी रूपरेखा होती है। प्यारे बच्चों, रूपरेखा के अंतर्गत हम ये एग्जामिनर को बताते हैं कि इस पूरे हेडिंग के अंतर्गत मैं इस निबंध को कवर किया हूं। ठीक है, और पूरी चीजों को आपको लिखना होता है, जिसमें से पहले नंबर पे हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरे नंबर पे हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ, यानी हम बेरोजगारी पर निबंध लिख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है। तीसरा है कि बेरोजगारी का कारण क्या है। ठीक है, जैसे आज हमारे समाज में बेरोजगारी है तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या है। चौथा नंबर दे रखा है कि बेरोजगारी को रोकने का उपाय, यानी इस बेरोजगारी को हम किस तरह से रोक सकते हैं। पांचवा है कि उपसहार। ठीक है, जितने भी बच्चे अपने एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लाना चाहते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दो। 100% गारंटी आपके कि अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये लिख कर रख लेना। सबसे पहली हेडिंग प्यारे बच्चों, इसमें पहले नंबर पे है क्या, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे और जितने भी इसमें हेडिंग दे रखे हैं डालेंगे तो उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे और नीचे इस तरह की लाइन डबल रहेगी। ये होती है हेडिंग। अब यहाँ पे लिखा गया है देखो कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो बेरोजगारी है
आज हमारे देश की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है और तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। तो हमारी जो तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण ही दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और, ठीक है, इसके आगे देखेंगे, इससे एक और गरीबी वो भुखमरी, तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता। अब देखिए, अगर युवा है, पढ़ा लिखा है, अगर उसे नौकरी नहीं मिलती, ठीक है, रोजगार नहीं मिलता, तो उसमें आक्रोश होगा और अनुशासनहीनता करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आंदोलन करेगा, ठीक है। अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें चोरी भी लोग करने शुरू कर देते हैं, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक, ठीक है, आदि अनेक। आगे देखते हैं यहाँ पे कि आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। इसके बाद है हमारा दूसरा कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी ये क्या है। देखो, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले, तो ऐसी व्यवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। देखो, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे बीएड किया है, बीटेक किया है और उसे बीटेक लायक काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसे बीटेक की जगह पे उसे 40,000 35,000 की काम मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक सामान्य टीचर की पढ़ाई पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ा रहा है, 15,000 20,000 पा रहा है, तो वो भी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। यानी वो योग्य है 40,000 पाने के, लेकिन वो 20,000 पा रहा है, तो बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पे है तैयार हो और उसे काम न मिले, तो ऐसी व्यवस्था, आगे देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था बेरोजगारी कहलाती है। और बेरोजगारी के अंतर्गत आते कौन कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसे बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह काम करने के योग्य नहीं है। देखो, को बेरोजगारी में बालक को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बालक की उम्र पढ़ने योग्य होती है। वृद्ध को नहीं रख सकता है, अक्षम व्यक्ति को जो कार्य करने योग्य ही न हो, अपंग व्यक्तियों को, जैसे कि जो व्यक्ति अपंग होते हैं, जिसके पैर हाथ, ठीक है, नहीं होते हैं, वो उस व्यक्ति को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो काम करने के योग्य ही नहीं होते हैं। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है बेरोजगारी का कारण। इसके कारण क्या है बेरोजगारी होने का? देखो, सबसे बड़ा कारण क्या है बेरोजगारी के? कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। जैसे पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। आज के समय में जनसंख्या आप देख रहे हो कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि है, तो हर एक चीज का अभाव हो रहा है, व्यवस्था का अभाव हो रहा है, ठीक है। जहां पे एक पद निकल रहा है, जहां पे 40 पद निकल रहे हैं किसी भी चीज के, ठीक है, और वहां पे कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं? 40,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या वृद्धि ही बेरोजगारी का कारण है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, ठीक है, कहीं ना कहीं शिक्षा का भी अभाव देखने को मिलता है। बहुत सारे माता पिता गांव घर में स्कूल ना होने के कारण, या योग्य टीचर न होने के कारण, या तो पैसा का अभाव होने के कारण शिक्षा का अभाव आज के समय में हो जा रहा है। वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग करना, ठीक है, जैसे पहले एक नहर की खुदाई होती थी तो उसमें 40 लोग 50 लोग काम करते थे, ईंट की पथाई होती थी तो उसमें काम करते थे। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपकरण हो गए कि ईंट भी पाथ देते हैं, जेसीबी बड़े बड़े मशीन नहरों को कुछ मिनटों में खन देती है, ठीक है। जो काम वर्षों लग जाते थे करने में, आज वो कुछ दिनों में खत्म हो जा रहे हैं। तो ये है वैज्ञानिक उपकरण का अधिक मात्रा में उपयोग। अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, ठीक है, ऐसे ऐसे मशीन का निर्माण हो गया है कि जिससे कि एकदम से मजदूरी मर गई है लोगों की, ठीक है। भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसे पड़ोसी देश हो गए, नेपाल हो गया, ठीक है, इन सब देशों से लोग आकर शरणार्थी के रूप में आते हैं और यहीं पर अपना मतलब कि घर द्वार बनाकर यहीं के बासिंदा हो जाते हैं, यहीं के नागरिक बन जाते हैं, ठीक। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और मानसून की अनियमितता, जैसे कि मानसून की अनियमितता ये है कि आज के समय में हमारे भारत की जो मानसून स्थिति है वो इतनी गर्म है कि मतलब कि समय से पहले बालक और बालिकाओं में जो चीजें हैं वो उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, समय से पहले
सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें हैं मानसून की अनियमितता और श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन। ठीक है, श्रम की मांग हो रही है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। ठीक है, उसमें एक असंतुलन है, मतलब कि ज्यादा लोग हैं लेकिन काम उतना ज्यादा नहीं है, तो ये असंतुलन है। एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। तो सरकारी नौकरी भी नहीं लोगों को मिल रहा है, इसमें भी कमी लोग ला रहे हैं, क्योंकि सरकार आज के समय में सबको संविदा पर रख रही है। अब यहाँ पे बेरोजगारी है लेकिन इसके रोकने का कुछ उपाय भी तो हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम रोक पाएंगे, अदरवाइज कैसे रोकेंगे। देखो, बेरोजगारी को रोकने के लिए निम्न तरीकों को अपनाना चाहिए। सबसे पहला कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, यानी जनसंख्या बढ़ रही है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों को ये बताना कि आने वाला समय महंगाई का समय है। अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो आपके ऊपर ज्यादा बोझ होगा। ठीक है, आपके ऊपर ज्यादा बोझ होगा, आप कमाने खाने में परेशान हो जाओगे, अपनी जिंदगी का आनंद नहीं उठा पाओगे। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। उसके लाभ बताइए, उसके कैंपस लगाइए गांव गांव में और उसके प्रति लोगों को जागरूक कीजिए। परिवार नियोजन को विस्तारित करना, परिवार नियोजित करने की पूरी प्रक्रिया बताना, उनको बताना कि परिवार को नियोजित कैसे कर सकते हैं, परिवार नियोजन की विधि कौन कौन से हैं, परिवार नियोजन की स्थायी विधि बताना, अस्थायी विधि बताना। ठीक है, ये सब चीजें जाकर लोगों को बताना, क्योंकि आज भी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों का जानकारी नहीं है। और है शिक्षा को विकसित करना। बेरोजगारी को रोकने का उपाय यही कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सके, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ही दम पे कुछ काम कर सकें, बाहर जाकर कमा सके। ठीक है, दूसरे देश में भी जाकर कर शिक्षा तो अर्निंग कर सकता है बंदा। यहाँ पे कुटीर उद्योगों का विकास करना। कुटीर उद्योग का मतलब घर, कुटीर को मतलब गांव में एक छोटा छोटा उद्योग चलाना, जैसे हो गया आपका चाउमीन बनाना, सेवई बनाना, गरम मसाले की पैकिंग करना। ठीक है, दोना पत्थर, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। धागा बनाना, धागे का निर्माण करना, खेती बाड़ी करना। ठीक है, ऐसे ये है कुटीर उद्योग का इस तरह का विकास करना। देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण शुरू कर देना। ठीक है, देश में बहुत व्यापक स्तर पर, जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो ऐसे में अगर हम भारत में औद्योगिकीकरण करें तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा और उनके क्षेत्र में काम मिलेगा। ठीक है, उनको कुछ चार पैसे की अर्निंग होगी। औद्योगिकरण शुरू करना। कृषि विकास के साथ साथ पशुपालन पर भी जोर देना। ठीक है, कृषि का विकास करना मतलब कि उन्नत किस्म के बीजों को लगाना। ठीक है, हाइब्रिड बीज के लगाना, जिससे कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके, और ऐसी चीज़ों को लगाना कि उसका डिमांड ज़्यादा हो और उसमें अच्छा खासा रेट भी मिल जाए। तो कृषि विकास के साथ साथ आगे देखते हैं कि कृषि विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए। देखिए, कृषि अगर आप कर रहे हो तो उससे घास निकलेगा, उससे अगर आपने पत्ता गोभी की खेती किया या गोभी की खेती किया तो उससे पत्ते निकलेंगे, और आप चावल की खेती, धान की करते हो तो उससे भूसे निकल जाएंगे, गेहूं से भूसे निकल जाएंगे, तो आपके पशु भी पाल पाल लोगे और उसके दूध भी बेच दोगे। आज तो गांव गांव में डेयरी हो गया है, इतना भी पशु पाल लो, आपके कोई पैसे बेईमानी नहीं करेंगे। सरकारी डेयरी, वहां पे दूध ले जाकर दे दो, वो मेजरमेंट करेगा, जितने लायक दूध होगा उतने आपको पैसे मिल जाएंगे। मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, बकरी पालन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। ठीक है, बकरी एक 6 महीना में 2-2 4-4 बच्चे भी दे देती है। बकरी का भी 8,000 10,000 ऐसे बेचकर पैसे कमा सकते हो। आप मुर्गी का पालन करो, मुर्गी का दरबा बनाओ। ठीक है, उसमें 10 मुर्गी, 20 मुर्गी, 40 मुर्गी ऐसे धीरे धीरे पालते जाओ। फिर उसके बाद एक पिकअप लो, पिकअप में मुर्गी भरकर गांव गांव लोगों को जाकर बाजारों में बेच सकते हो। इससे भी अच्छी खासी अर्निंग कलेक्ट कर सकते हो। और सड़कों का निर्माण, मनरेगा सड़कों का निर्माण करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस गांव से जुड़ सके, आ सके। मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना। मनरेगा मतलब 90 दिन की गारंटी सरकार काम देती है, उसको सुचारू रूप से कर देना, यानी कि ये 365 दिन इसे सरकार दे, जिससे कि जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं, लोग हैं, वो अच्छे से इसमें काम कर सके और पैसे 4 पैसे कमा सके। चालू रखना इत्यादि है। अब एक लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार। इसमें हम अपने अपने मतलब कि विचारों को देते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो नेपाल में भी इस तरह का हिंसा हुआ था इसी तरह की चीजों के लिए। ठीक है, एवं कम दरों पर काम नहीं करना, जिससे कि अगर होता नहीं कि एक मिस्त्री की कमाई मजदूरी 800 रुपये है, 500 रुपये, 700 रुपये है, लेकिन क्या होता है कि ज्यादा मिस्त्री आ गए मंडी में
और उस दिन काम पे कोई नहीं ले गया, तो लोग क्या करते हैं कि चलो आज मैं आपको 400 दूंगा, हमारे यहाँ काम कर दो, 300 दूंगा, कर दो। ठीक है, ज्यादा मिस्त्री आते हैं तो लोग सोचते हैं यार हमें कोई नहीं ले जाएगा, अगर हमको वो 700 की जगह पे 600 दे रहा है, 400 दे रहा है, तो हम चले जाए और काम कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी को एकजुट होना चाहिए। अगर कोई भी मजदूरी 300 है, अगर कोई 200 में मजदूरी कराने जा रहा है, अगर आपको काम भी नहीं मिल रहा है, आप घर लौट कर आ जाओ, लेकिन 200 में मत जाओ। ठीक है, आप कहोगे कि मेरी रोजी रोटी बाल बच्चे कैसे चलेंगे। ऐसे उन लोग को सीख मिलेगी कि इतने से कम में वो नहीं जाएंगे। एक दिन आपका भले घाटा हो सकता है, लेकिन उनको एक सीख मिलेगी। ठीक है, और वो आपको उतना ही पैसा देंगे। दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम खुद एक रोजगार लोगों को दें। रोजगार खोजे नहीं, रोजगार दें। तथा बहुत जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, और हो सके जहां से जहां तो मशीनों का उपयोग हम कम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। ठीक है, अगर हमारे पास 1 बीघा जमीन भी है तो उस पर भी हम कृषि लोन लेके रोजगार कर सकते हैं। आज तो सरकार रोजगार के लिए भी पैसे देती है। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसे आपको लिखना है। अगर बीच बीच में और भी कोटेशन जानते हो तो आप डाल सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो तो उसे ब्लैक पेन से आप लिखना। जैसे यहाँ पे जैसे लिखा गया है, ये देख सकते हो, जैसे कि चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या, इसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इसको भी ब्लैक पेन से लिख सकते हो। ऐसे लिखने पर आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने सभी मित्रों में शेयर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।